संगम युग, साहित्य, समाज और संस्कृति। आज का जो वीडियो है उसमें हम संगमकालीन आर्थिक जीवन जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात आती है कृषि व्यवस्था कि संगम काल में दक्षिणी राज्यों के लोगों की आजीविका जो थी उसका मुख्य साधन जो था क्या था? कृषि था। ज्यादातर जनता कृषि जो उसी के ऊपर डिपेंड करती थी। और संगम साहित्य जो उससे भी पता चलता है कि भूमि बहुत ही ज्यादा उर्वरा यानी कि उसमें बहुत अच्छी पैदावार हुआ करती थी और पर्याप्त मात्रा में एक खेती जो है उसको किया जाता था। कृषकों को वल्लाल के नाम से जाना जाता था, अर्थात उनको वल्लाल कहा जाता, जिस प्रकार से अभी हम किसान कहते हैं तो उस प्रकार से उनको वल्लाल कहा जाता था। और वल्लाल वर्ग दो पार्ट्स में डिवाइड था। अभी भी जैसे हमारे एक तो अमीर किसान होता है जिसके पास में बहुत बड़ी मात्रा में जमीन होती है और बहुत बड़ी मात्रा में वो खेती करता है, तो वो तो बड़ा किसान हो गया। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं कि जो कि छोटे छोटे जिनके पास में 1 बीघा 2 बीघा जमीन होती है और उस पर वो अपनी खेती करते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय भी किसान जो थे उनके दो वर्ग बने हुए थे। पहला संपन्न कृषक वर्ग जिसके पास अपनी खुद की भूमि हुआ करती थी, इन्हें वेलारल कहा जाता था और भूमि का अधिकांश भाग इन्हीं के अधिकार में हुआ करता था। ये लोग खुद खेती नहीं किया करते थे और सेवकों तथा मजदूरों से खेती करवाते थे। और सेना एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए सामान्यतः इसी वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाता था। दूसरा जो था विपिन कृषक अर्थात मजदूर कृषक वर्ग था और इस वर्ग के लोगों के पास अपनी स्वयं की जमीन नहीं होती थी और वे संपन्न वल्लालों की जमीन पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। महिलाएं विशेषकर निम्न जाति की नारियां कृषि का काम करती थी और चावल, नारियल, कटहल, काली मिर्च, हल्दी, गन्ना आदि की पैदावार जो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी थी। नहरों और तालाबों से जो जल सिंचाई के लिए दिया जाता था उस पर राज्य किसानों के अतिरिक्त कर वसूल करता था और कुल मिलाकर संगम काल में प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण था। उद्योग धंधे संगम काल में लगभग सभी प्रकार के घरेलू कुटीर उद्योग धंधे काफी अच्छी कंडीशन में हुआ करते थे। सूती और रेशमी जो कपड़ा होता था उसका जो बिजनेस था वो भी काफी अच्छा उस समय था। और संगम साहित्य की कविताओं में सूती कपड़े के बारे में कहा गया कि वे सांप के केंचुलू या भाप के बादल की तरह महीन होता था और उनकी कताई इतनी अच्छी होती थी कि धागे आंखों से दिखाई नहीं देते थे। बुनाई का कार्य जो होता था वो ज्यादातर स्त्रियां करा करती थी। और उर्यूर यानी कि जो सूती कपड़े का जो व्यापार का प्रमुख केंद्र था उर्यूर जगह थी। और गन्ने से शक्कर बनाने का उद्योग जो था वो भी काफी विकसित था। ताड़ का रस तैयार करने वालों का व्यवसाय, बढ़ईगिरी का व्यवसाय, रस्सी बनाने का उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, स्वर्णकारों का व्यवसाय, चर्म उद्योग, नमक बनाने का उद्योग तथा भवन निर्माण उद्योग आदि काफी उन्नत हुआ करते थे। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य कि संगम युग तमिल राज्यों के व्यापारिक उत्कर्ष का युग था। संगम साहित्य में तत्कालीन व्यापारिक गतिविधियों का व्यापक चित्रण मिलता है। बंदरगाहों पर मस्तूलों पर झंडे लगे हुए व्यापारिक जहाज इकट्ठे होते थे और समुद्र में जहाजों का मार्ग निर्धारित करने के लिए लाइट हाउस बनाए जाते थे। नीरा, तोंडी, मुशीरी, कोरकई, कुहूर और नेलिसिंडा आदि प्रमुख उस समय के बंदरगाह थे और इन बंदरगाहों पर यमन लोग जहाजों से सोना और अपने देश का सामान लेकर पहुंचते थे। और यहाँ की मुख्य निर्यातक वस्तु थी काली मिर्च, सूती वस्त्र, मलमल, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, मोती, कीमती रत्न, हीरे, नीलम, कीमती पत्थर आदि था। और मुख्य आयात की जाने वाली वस्तुएं थी कांच का सामान, मूंगा, शराब, सोना, चांदी, तांबा, सिक्के आदि। और रोमन लोगों के अलावा तमिल लोगों का मिस्र, अरब, चीन एवं मलय द्वीप से भी व्यापार हुआ करता था। इसके अलावा संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता है और व्यापारियों के पास प्राय 2 मंजिले भवन होते थे और नीचे की मंजिल गोदाम का काम करती थी और ऊपरी मंजिल आवास का। यह वर्ग काफी संपन्न था। पुरातात्विक साक्ष्य जो उनसे भी पता चलता है कि तत्कालीन नगर आरिकामेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां वस्तुओं को इकट्ठा कर भारत के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। और मुजिरे, पुहार एवं अरिकामेडु की खुदाई में रोमन सम्राट अगस्टस और रिवेरियस के मोहर वाले सोने और चांदी के सिक्के मिलते हैं।
फ्रेगनेगोर ने रोम के सम्राट ऑगस्टस की स्मृति का मंदिर भी बनाया गया था। और अरिका मेडू की खुदाई के बाद जो अवशेष मिले उनसे पता चलता है कि रोमनों ने भारत की एक बड़ी फैक्ट्री भी स्थापित कर ली। पेरिप्लस का लेखक 75 ईस्वी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार का विवरण देता है और वह भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं जो उनके बारे में बताता है। इस समय में व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला स्थल सारथवा को मासा स्तुतवान और समुद्री सारथवा को मानमिकन कहा जाता था। तमिल राज्यों का आंतरिक व्यापार जो था वो भी काफी था और आंतरिक व्यापार में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर शुल्क भी लिया जाता था। अगली बात आती है कि संगम युग में सामाजिक स्थिति जो थी वो किस प्रकार की रही थी। कि यद्यपि संगम युग में तमिल और आर्य संस्कृति जो है उसका पूर्ण सम्मिश्रण हो चुका था, यानी कि पूरी तरह से ये दोनों कल्चर या संस्कृति जो मिल चुकी थी, फिर भी तमिल प्रदेश में आर्यों की चातुर्वर्ण व्यवस्था मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी थी और तमिल साहित्य में कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति जो उनके बारे में नहीं देखने को मिलता है। इसके साथ ही तमिलों में सामाजिक जीवन का स्तर भूमि पर डिपेंड करता था, इसलिए उन्होंने भूमि को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। वन और उसके आसपास की भूमि मुलई कहलाती थी और इस भूमि के निवासी अयार कहलाते थे और दूसरी श्रेणी की भूमि पहाड़ों और उसके आसपास की हुआ करती थी जिसे कुरंजी कहकर पुकारा जाता था और इस क्षेत्र के निवासियों को कुरवासा कहकर बुलाया जाता था। तीसरी श्रेणी की भूमि मरुदम थी और यहाँ के निवासी वेलारस कहलाते थे। चौथी श्रेणी की भूमि थी समुद्र तट कहलाती थी और इस क्षेत्र के निवासियों को मीनावर कहकर पुकारा जाता था और 5वां जो होता था वो रेतीला भूभाग हुआ करता था और यहाँ के निवासियों को मोरावर कहकर पुकारा जाता था। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की भूमि जो है उस समय हुआ करती थी और जिसके पास में जैसी भूमि होती थी उसी प्रकार से उसका सामाजिक या सोशल स्टेटस हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो प्रथम श्रेणी के भूमि के मालिक हुआ करते थे उनको फर्स्ट कैटेगरी में, जो सेकंड श्रेणी के हुआ करते थे उनको सेकंड कैटेगरी में, इस प्रकार से उनको 5 कैटेगरी जो उसमें समाज जो उसको एक प्रकार से डिवाइड कर रखा था। अब देखते हैं कि ये 5 वर्ग कि समाज जो उसको सुविधा की दृष्टि से जिन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था वो किस प्रकार, जिसमें सबसे पहला आता है ब्राह्मण। कि समाज में ब्राह्मण तथा ऋषियों को सबसे अधिक क्या दिया जाता था, मान सम्मान दिया जाता था और राज दरबार में भी इनका पर्याप्त सम्मान हुआ करता था और इनका सबसे ज्यादा काम क्या हुआ करता था, वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ का अनुष्ठान करना। इसके साथ ही पूजा पाठ और अध्ययन अध्यापन करना ब्राह्मणों का मुख्य कार्य हुआ करता था। उन्हें राजाओं तथा संपन्न लोगों से पर्याप्त दान और दक्षिणा जो है वो भी मिलती थी। आज भी हम पंडित वगैरह जो उनको दक्षिणा और दान देते हैं। और ये जाति जनेऊ धारण करती थी और कमंडल में पवित्र जल लेकर हमेशा चलती थी। इनके सोने और बैठने के लिए लकड़ी की चौकी तथा तख्ता हुआ करता था। इनका जीवन नैतिकतापूर्ण था और इस जाति को अडानार कहा जाता था। इसके अलावा आरासार राज परिवार से जुड़े लोग इस वर्ग के संबंधित हुआ करते थे और राजनीतिक दृष्टि से समाज में इनका विशेष रोल हुआ करता था। और उत्तर भारत की क्षत्रिय जाति के समान इस जाति के लोग मुकुट और भाला धारण किया करते थे, रथ, घोड़े और हाथी पर बैठकर निकला करते थे। उस समय इनके हाथ में तलवार हुआ करती थी और इनका मुख्य काम जनता की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करना हुआ करता था। अगला आता है वैनिगर। ये व्यापारी वर्ग हुआ करता था। तमिल प्रदेश का आंतरिक और बाह्य व्यापार का संचालन यही वर्ग किया करता था और आर्थिक दृष्टि से ये वाला वर्ग जो होता था वो काफी संपन्न हुआ करता था, यानी कि अन्य वर्गों की अपेक्षा इसके पास में ज्यादा मनी हुआ करती थी। इसके अलावा वल्लाल अभिजात वर्ग के भूस्वामियों को वल्लाल अथवा उरारंडोर कहा जाता था और संपन्न वल्लाल लोगों को उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। राज परिवारों के साथ इनके वैवाहिक संबंध होते थे और सेना के उच्च पदों पर भी इनको नियुक्त किया जाता है। अगला आता है वेल्लार या मजदूर कृषक वर्ग। भूमिहीन तथा निम्न श्रेणी के किसान मजदूर वर्ग को वेल्लार अथवा पिनोर कहा जाता था। इस वर्ग के लोग संपन्न किसानों के खेतों पर मजदूरी करके अथवा अन्य प्रकार के कार्य करके अपना जीवन यापन किया करते। तो इस प्रकार से आपके ये 5 पार्ट जो उस समय समाज जो डिवाइड
हुआ करता था। एक कहा जाता है कि समकालीन कवि पुरनानूरू की कविता में तुडियन, पाडन, पडेयन तथा वडम्मन, इन 4 वर्ग जो उसके बारे में भी वर्णन मिलता है, परंतु ये वर्ग केवल कर्म से संबंधित है। वस्तुतः तमिल समाज में वर्गों अथवा जाति व्यवस्था का उद्भव व्यवसाय के आधार पर हुआ था और व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ और कालांतर में उपयुक्त जातियां विभिन्न उपजातियों के मध्य बट गई, जैसे कि नमक का व्यापार करने वाली जाति उमानार, कुम्हारों का कोयावर, लुहारों का कोलार, बढ़ई को थैचर, इसके अलावा धोबी को वनार कहकर पुकारा जाता था। ये व्यावसायिक जातियां कालांतर में वंश परंपरागत बन गई और संगम काल में उपयुक्त व्यावसायिक जातियों को शूद्र नहीं समझा जाता था और इन जातियों में विवाह के लिए अंतरजातीय बंधन भी नहीं थे, परंतु समय के साथ साथ ये बंधन भी अस्तित्व में आ गए और इन जातियों में भी एक दूसरी जाति से श्रेष्ठता की भावना विकसित होने लगी और समय युग में दास प्रथा जो वो भी प्रचलित थी। सामान्यतः युद्ध के समय जो लोग बंदी बना लिए जाते थे, जो पकड़े जाते थे, उनको जो शत्रु पक्ष के लोग होते थे उनको क्या बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था और इन लोगों को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में लगाया जाता था और दास लोगों की पहचान के लिए उनके शरीर पर एक खास चिन्ह अंकित किया जाता था और उस युग में दासों के क्रय और विक्रय के लिए भी बाजार हुआ करते थे और दासों के साथ सामान्यतः अच्छा व्यवहार किया जाता था। हालांकि बहुत सी जगह अच्छा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता था।